हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अब हम देखेंगे कि अगर अनंत लंबाई का कोई रेखीय आवेश है, मतलब एक तार है, तो इस तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये सारी चीज़ें देखनी है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। हमारी हेडिंग क्या है? हमारी हेडिंग है कि अनंत लंबाई के तार के कारण अनंत लंबाई के तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है। मतलब ये है अनंत लंबाई के आवेशित तार होगा यहाँ पर, तो आप लिख लीजिएगा अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। ये जो डेरिवेशन आप देखने जा रहे हो ना, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं ध्यान दिए तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि एक अनंत लंबाई का तार था, लेकिन उस तार का एल हिस्सा हम ले लेते हैं। ठीक है, मतलब ये तार है और इस अनंत लंबाई के तार को ना ढकने के लिए जो गॉसीय पृष्ठ बनेगा वो एक यहाँ पर बेलन बनेगा। जैसे मान लीजिए कि ये कोई तार है और इस तार को मुझे ढकना है पूरी तरीके से, तो मैं इसी तरीके का इससे बड़ा एक कोई चीज़ लेके आऊँगा जिससे ये ढक जाए। तो जो चीज़ लेके आएंगे ना वो बेलन होगा। क्या होगा? बेलन। तो कहने का मतलब ये है कि इस तार और इस तार को ढकने के लिए हम आर त्रिज्या का कोई बेलन लेते हैं। आर त्रिज्या का कोई बेलन इस तरीके से ले लेते हैं, और जब आर त्रिज्या का बेलन लोगे ना तो ये पूरी तरीके से क्या होगा? ढक जाएगा, पूरी तरीके से ढक जाएगा। त्रिज्या कितनी है? तो त्रिज्या आप कहोगे कि आर है। अच्छा, इस तार की लंबाई कितनी है? तो तार की लंबाई जो दे रखी है, हम ऐसे इसको बगल में लिख लेते हैं। छोड़िए इसको, आप तो ये समझ गए ना त्रिज्या यही होता है। हमको कुछ ज़रूरत है तो इसको साफ़ सुथरा चाहिए। हम कहेंगे कि जो तार की लंबाई है, तार की लंबाई हम L ले लेते हैं। हाँ, यहाँ पर अगर एक तार है तो तार में रेखीय आवेश घनत्व होगा, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर कि रेखीय आवेश घनत्व जो है, रेखीय आवेश घनत्व, तो रेखीय आवेश घनत्व को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? लैम्डा। क्या बोलेंगे? लैम्डा। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर गॉसीय पृष्ठ की बात करें तो हम लिखेंगे गॉसीय पृष्ठ। तो गॉसीय पृष्ठ में आप लेंगे एक बेलन। क्या लेंगे? बेलन, आर त्रिज्या का बेलन। अच्छा, जो गॉसीय पृष्ठ ले रहे हैं, जो बेलन ले रहे हैं, इस बेलन की जो त्रिज्या है, ये बेलन की त्रिज्या आप लेंगे आर। कितना ले लेंगे? आर लेंगे। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, मेरे को इसके कारण आर दूरी पर, इस त्रिज्या से आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है। हम ऐसा मान लेते हैं, अच्छा इसके ऊपर प्लस है, इसके ऊपर क्या है? प्लस है। हम यहाँ पर मान लेते हैं कि जो बेलन का नीचे और ऊपर वाला हिस्सा है, आपने इसको भी ढक दिया ना, ये ऐसे ढक दिया है, तो ये वाला नीचे वाला क्षेत्रफल ये रहेगा और ऊपर वाला क्षेत्रफल ये रहेगा। तो हम ये कहेंगे कि मान लीजिए कि इस वाले हिस्से से पास होने वाला फ्लक्स φ1 है, इस वाले हिस्से से पास होने वाला फ्लक्स जो है वो φ2 है, और जो बेलनाकार हिस्सा है, कहने का मतलब है कि जो ये वाला हिस्सा है ना, इससे पास होने वाला फ्लक्स आप मान लीजिए कि φ3 है। ये है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब हमको बताना है कि इससे वैद्युत क्षेत्र कितना मिलेगा, इस तार के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना मिलेगा। तार की लंबाई सब कुछ हो गया है। अब सबसे पहले आप लिखेंगे कि बाई गॉस लॉ या गॉस के नियम के द्वारा, तो हम लिखेंगे गाउस के नियम से या गाउस के नियम द्वारा। आप गाउस के नियम से यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे फाई, और फाई बराबर होगा Q अपॉन एप्साइलन नॉट। फाई इक्वल्स टू Q अपॉन एप्साइलन नॉट। मेरी बात ध्यान से समझिएगा।
आवेश तो आपको पता नहीं है, लेकिन आपको एक चीज़ पता है कि जो रेखीय आवेश घनत्व होता है, रेखीय आवेश घनत्व को बोलते हैं लैम्डा, और लैम्डा बराबर होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि Q/L। यहाँ से अगर आवेश की बात करें तो आप देख रहे हो कि लैम्डा इक्वल्स टू Q/L है, तो Q बराबर क्या लैम्डा L नहीं होगा, तो Q बराबर आपका आ जाएगा लैम्डा L। तो Q बराबर लैम्डा L, यहाँ पर पुट कर दीजिए लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको आप मान लीजिए पहला समीकरण मान लिया। अब देखिए इसके बाद की कहानी है, ये तो हो गया कि गॉस के नियम से हम देख रहे थे कि Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये फ्लक्स का मान होता है, फ्लक्स की वैल्यू होती है। अब यहाँ पर देखिए हम करने क्या वाले हैं, हमको कैलकुलेट करना है φ1, उसके बाद कैलकुलेट करना है φ2, ठीक है। और यहाँ पर देखिए φ1 और φ2 किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर लिखेंगे फॉर φ1 के लिए क्या लिखेंगे, अब वो ज़रा देखिए, एक मिनट देखिए। अब यहाँ पर हम φ1 की बात करेंगे तो ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर हम इसके लिए बात करें तो अगर इस वाले बिंदु की भी बात करेंगे ना, तो इसके चलते वैद्युत क्षेत्र इधर की तरफ होगा, लेकिन इस वाले हिस्से की अगर बात करें तो जो क्षेत्रफल सदिश आएगा वो इससे ऊपर की तरफ होगा, बाहर की तरफ, यानी कि क्षेत्रफल सदिश इसके लिए ऊपर की तरफ आएगा, यानी कि एरिया वेक्टर जो ये एरिया होगा वही ये एरिया होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि आप देख रहे हैं इसके लिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस डायरेक्शन में, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है और क्षेत्रफल सदिश की दिशा ऊपर की तरफ है। अगर दोनों को देखा जाए तो दोनों के बीच का एंगल, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 90 डिग्री, और आपको पता है कि cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0, cos 90 की वैल्यू 0 के बराबर होती है। अब यहाँ पर आप रखेंगे φ1, तो φ1 इज इक्वल्स टू EA cos 90, थीटा की जगह 90, cos 90 की वैल्यू 0, तो 0 का मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो 0 आएगा, यानी कि φ1 की वैल्यू क्या आ गई 0 के बराबर, ये तो आ गया। अब हम बात करेंगे φ2 के लिए कि φ2 कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो फॉर φ2 अगर बात करें इसके लिए, तो अगर इस बिंदु पर कोई आवेश है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की तरफ होगी, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी। अगर इस वाले हिस्से के लिए बात करें तो जो क्षेत्रफल सदिश यानी कि एरिया वेक्टर आएगा वो नीचे की तरफ, ये आएगा एरिया वेक्टर। कहने का क्या मतलब है यहाँ पर कि आप देख रहे हैं कि इधर की तरफ आपका ई वेक्टर है और नीचे की तरफ आपका आप देख रहे हैं ये है आपका एरिया वेक्टर। ये अगर दोनों के बीच के एंगल की बात करें, कोण की बात करें, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, आपको पता है कि cos 90 की वैल्यू होती है 0, यानी कि अगर हम बात करें φ2 इज इक्वल्स टू EA cos 90, तो cos 90 की वैल्यू 0, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा 0। कहने का क्या मतलब है कि ना तो इसके कारण कोई फ्लक्स मिलेगा, यानी कि ना तो इससे कोई फ्लक्स पास होगा इस वाले पृष्ठ से, और ना ही नीचे वाले पृष्ठ से कोई फ्लक्स पास होगा। यानी कि हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि φ1 और φ2 तो 0 आ गया है। अब बात करेंगे φ3 के लिए, ठीक है। तो आप लोग एक काम करिए, इतना कॉपी कर लीजिए, है ना। हम यहाँ पर बोल देते हैं कि φ1 की वैल्यू 0 है, φ2 की वैल्यू 0 है, और इसे हम अब इरेज कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे φ3 के लिए कि φ3 कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पर बोलेंगे हम फॉर φ3 के लिए। तो देखिए अब अगर φ3 के लिए बात करें तो मान लेते हैं कि इसका एरिया A डैश है, क्योंकि अगर ये एरिया A है, ये भी एरिया A है, तो ये जो एरिया जाएगा वो A डैश के बराबर होगा। किसके बराबर? A डैश के बराबर होगा। तो अब देखिए अगर हम छोटे से हिस्से की बात करें, इस वाले पे भी वही कहानी होगी, एरिया आप A डैश ले लीजिए। अगर हम छोटे से हिस्से को ले लें तो छोटे से इस वाले बिंदु पर इस आवेश के कारण या तार के कारण, चलिए इस वाले आवेश के कारण इस वाले बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी, ठीक है।
अगर छोटा सा एरिया लेते हैं तो एरिया वेक्टर यानी कि क्षेत्रफल सदिश dA आपका इस डायरेक्शन में होगा। अगर छोटा सा क्षेत्रफल है तो छोटा सा अपने को फ्लक्स मिलेगा, यानी कि यहाँ पर हम कहेंगे d फाई, ठीक है ना, d फाई मिलेगा। तो इसके लिए अगर d फाई देखा जाए तो आप बोलेंगे कि d फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट dA, आप ये बोलेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही है, यानी कि ये आपका वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, तो यही आपका dA वेक्टर ये है। अगर दोनों के बीच का एंगल देखा जाए तो 0 डिग्री है, तो यहाँ पर लिखेंगे d फाई इज इक्वल्स टू ई dA cos 0, आप ये लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से cos 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। लिखेंगे d फाई इज इक्वल्स टू ई dA। लेकिन बात हो रही है यहाँ पर ये छोटे से हिस्से के कारण फ्लक्स पास हो रहा है, लेकिन छोटा सा हिस्सा अपने को नहीं देखना है। अपने को देखना है कि ये जो पूरा का पूरा सिलेंडर है ना, बेलन है, इस पूरे के पूरे बेलन से कितना फ्लक्स पास होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए समाकलन करेंगे। छोटे से हिस्से को बड़े हिस्से में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, समाकलन। तो हम लिखेंगे समाकलन करने पर जब हम समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन करेंगे तो आप लिखेंगे d फाई इज इक्वल्स टू ई dA, आप ये लिखेंगे। अब देखिए d फाई का इंटीग्रेशन होगा फाई, वैद्युत क्षेत्र है तो E, अंदर बचेगा dA, और dA का इंटीग्रेशन आपका आएगा A, तो ये आ गया A। बात समझ में आ रही है? अब बात हो रही है कि ये जो बेलन है, इस बेलन की त्रिज्या r है, लंबाई l है, तो जो पृष्ठ क्षेत्रफल मिलेगा वो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा कितना। अब हम सारे हिस्सों को इरेज करते हैं और फिर हम देखते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए इसको हटा देते हैं। अब हम बात करेंगे इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में, तो लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया। अगर हम सरफेस एरिया की बात करें तो किसी भी बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया होता है 2 पाई RL। इसका क्षेत्रफल क्या होगा आपका 2 पाई RL के बराबर, ठीक है ना, 2 पाई RL होगा। अब यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पुट करिए तो फाई इज इक्वल्स टू आ जाएगा E इंटू 2 पाई RL, क्योंकि ये जो एरिया आया है A डैश के बराबर है, क्योंकि हम इसका क्षेत्रफल A डैश माने थे। तो यानी कि ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये A डैश है और A डैश की वैल्यू है 2 पाई RL, यानी कि फाई इक्वल्स टू E इंटू 2 पाई RL। ये जो फाई देख रहे हैं एक्चुअली ये फाई 3 के बराबर है। हमने बोला था ना कि इस पृष्ठ से यानी कि बेलनाकार हिस्से से पास होने वाला फ्लक्स जो है वो फाई 3 है। तो इसको आप ना, अब देखिए हम फाई नेट की बात करते हैं। जो फाई नेट है यानी कि इससे गुजरने वाला फ्लक्स, इससे गुजरने वाला फ्लक्स और इससे गुजरने वाला, इस हिस्से से गुजरने वाला फ्लक्स, इसका सम फाई के बराबर मान लेंगे। मतलब फाई नेट किसके बराबर है, फाई के बराबर। और फाई नेट का मतलब फाई 1, फाई 2 और फाई 3, यानी कि तीनों को हम जोड़ देंगे। फाई वन की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर। इसकी वैल्यू 0 के बराबर। फाई 3 की वैल्यू आपका दे रखा है E इंटू 2 पाई RL, ये दे रखा है, और ये आपका आ गया फाई के बराबर, और ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। बात समझ में आ रही है? अब आप क्या करिए, सेकेंड इक्वेशन को उठा के फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन आपको पता है कितना था, तो अभी हम उसको फिर से लिख रहे हैं। आपने कॉपी में लिखा होगा, उसको एक बार देख लेना, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसको उठा के वहाँ पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो आप बोलेंगे पुट इन फर्स्ट इक्वेशन में या प्रथम समीकरण में रखने पर, तो पुट इन फर्स्ट ये आ गया। अब आगे समझिए, लिखेंगे E इंटू 2 पाई RL इज इक्वल्स टू Q की वैल्यू लैम्डा L थी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये था। यहाँ से आप लिखिए E इज इक्वल्स टू, इसको गुणा में इधर भेजिए, भाग में आ जाएगा, लैम्डा L अपॉन 2 पाई RL एप्सिलॉन नॉट, ये होगा।
L से L कैंसिल हो गया, ऊपर बचा लैम्डा L लैम्डा अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट, ये बचा। बात समझ में आ रही है। एक काम हम यहाँ पर कर सकते हैं कि आप जो देख रहे हैं ना, ये देखिए 1/2 पाई एप्सिलॉन इंटू लैम्डा अपॉन R, आप ये जो देख रहे हैं इसको ना हम K के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? आप ना ऊपर नीचे 2 से गुणा और भाग कर दो, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो। जब करोगे आप तो E बराबर ऊपर क्या बचेगा 2 और ये लैम्डा, नीचे आप देखो, चलिए इसको प्रॉपरली लिखते हैं, 2/2 दूनी कितना होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बाई R, ये बचा। लेकिन बात यहाँ पर है कि आप इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इस 2 को इसके साथ रख दीजिए, यानी कि 2 लैम्डा बाई R, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए K की वैल्यू जो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी, है ना। K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं K इंटू 2 लैम्डा बाई R, ये आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2K लैम्डा अपॉन में R, और ये आपका आ गया है वैद्युत क्षेत्र। बात मेरी समझ में आ रही है, इतना आ जाएगा। देखिए इतना कॉम्प्लिकेटिव ये भी नहीं है, ये भी इजी है, बस इसे समझना है। अगर आप अच्छे से इसे समझ गए तो इसमें इस डेरिवेशन में आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बात समझ में आ रही है। तो देखिए अब यहाँ पर हम बात देख रहे हैं, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर इसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें, इसके कारण, इस तार के कारण, तो इस तार के कारण R बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र मिलेगा ना, वो इसके लंबाई के ऊपर निर्भर नहीं करेगा। देखो लंबाई तो आया नहीं है, यानी कि लंबाई के ऊपर निर्भर नहीं करेगा। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि अगर कोई तार है, अनंत लंबाई का कोई तार है, और उस तार से R दूरी पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी जाए तो वो उसके लंबाई के ऊपर निर्भर नहीं करेगा, लंबाई के ऊपर निर्भर नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप नोट के फॉर्म में ये लिख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तार की लंबाई पर निर्भर नहीं करती है, निर्भर नहीं करती है। ये केवल और केवल किसके ऊपर निर्भर करती है? इससे दूरी के ऊपर, कि आप उस तार से कितनी दूरी पर हो। बात समझ में आ रही है। अब एक चीज़ थोड़ा सा और आप समझ लीजिए, जैसे देखिए हमने ये लिखा है कि E = 2K लैम्डा अपॉन में R। अब देखिए अगर हम किसी भी K की बात करें तो K आपका कांस्टेंट होता है। K क्या होता है? कांस्टेंट, यानी कि नियत। अगर हम लैम्डा की बात करें तो ये तो रेखीय आवेश घनत्व है, ये भी आपका फिक्स होगा, यानी कि लैम्डा क्या है? रेखीय आवेश घनत्व, और ये भी आपका नियत यानी कि कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। जब ये दोनों चीज़ें होंगी तो अब देखिए होगा क्या, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r आएगा। अगर हम इनके वैद्युत क्षेत्र और त्रिज्या यानी कि दूरी के बीच का ग्राफ देखें तो ग्राफ कैसे बनेगा, ज़रा उसको आप देख लीजिए। देखिए ये चीज़ आपको ना अभी याद रखनी है। अगर हम बोर्ड लेवल की बात करें तो बोर्ड लेवल तक बहुत ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप फिर भी आपको ध्यान रखना है। तो हम कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र व दूरी यानी कि R के बीच ग्राफ, अगर हम ग्राफ की बात करें तो ऐसे आप बनाएंगे, ये आपकी दूरी होगी और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि वैद्युत क्षेत्र। जो यहाँ पर ग्राफ बनेगा वो ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से बनता है। देखिए पहले वाले और इस वाले में डिफरेंस होता है, बस आप अभी फ़िलहाल याद रखिएगा इस तरीके का ग्राफ बनता है। जब उसकी बारी आएगी, एक्चुअली जो ग्राफ वाली बात है ना, ये हम पीछे पढ़ चुके होते हैं, ये पीछे पढ़ चुके हैं, होते नहीं पढ़ चुके हैं, इसीलिए आप डायरेक्टली यहाँ पर समझिए कि इसका ग्राफ ऐसे ही बनेगा। बात समझ में आ रही है ना। चलिए तो ये वाला हिस्सा भी हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है, और जो जितना भी टाइम लगा इस डेरिवेशन में
बट आप इसे अच्छे तरीके से ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, और धन्यवाद।